अगर मैं बात करूं 2012-13 के अंदर जो टोटल बजट होता था वो लगभग 20,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, लेकिन अभी जो कृषि का बजट है वो टोटल 1,23,000 करोड़ है, यानी कि उनसे आज लगभग 7 गुना अधिक है। 75,000 करोड़ तो डायरेक्ट किसान के खाते में जाते हैं। किसान सम्मान निधि के तौर पर 75,000 करोड़ रुपए डाले जाते हैं, जो 2-2 हजार रुपए की किस्त के तौर पर डाले जाते हैं। सुई बनाने वाली है कंपनी, वो विश्व के किसी कोने में बेचे, लेकिन किसान को बेचने की आजादी नहीं थी। लेकिन इस कानून के माध्यम से अब देश का किसान अपनी फसल को अपनी रेट के ऊपर वो बेच सकता है। इस बात की आजादी इस कानून में मिली है। परिवर्तन करना और किसानों की इनकम बढ़ाना, इस दृष्टि से ये किसानों के कानून बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है। और मैं बताना चाहूंगा कि जब से सरकार बनी है तब से कृषि को महत्व देते हुए सबसे पहले किसानों के लिए कृषि के बजट को बढ़ाया। कृषि का बजट अगर मैं बात करूं 2012-13 के अंदर जो टोटल बजट होता था वो लगभग 20,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, लेकिन अभी जो कृषि का बजट है वो टोटल 1,23,000 करोड़ है, यानी कि उनसे आज लगभग 7 गुना अधिक है। तो सबसे पहले शुरुआत ही अगर अपने कृषि के किसानों की इनकम बढ़ाने का अगर कहीं विषय आया तो कृषि के बजट को बढ़ाया गया। और उनके समय का जो बजट होता था उसमें टोटल अगर बात करें परसेंटेज की, तो अगर जो उतना उनका बजट होता था उसका आधा तो अधिकारियों की सैलरी में चला जाता था। लेकिन आज हमारा है जो कृषि का बजट है उसमें से 75,000 करोड़ तो डायरेक्ट किसान के खाते में जाते हैं। किसान सम्मान निधि के तौर पर 75,000 करोड़ रुपए डाले जाते हैं, जो 2-2 हजार रुपए की किस्त के तौर पर डाले जाते हैं। और इस तरह से किसानों के लिए एमएसपी को 1.5 गुना करने का विषय हो तो 1.5 गुना किया गया। और साथ ही किसानों के लिए जो केसीसी हमें मिलती थी, तो केसीसी के अंदर भी जहां लगभग 6 करोड़ किसानों को मिलता था, तो अभी लगभग 9 करोड़ किसानों को केसीसी डायरेक्ट मिलनी प्रारंभ हुई है। और इसको अंतिम व्यक्ति, अंतिम किसान तक हम कैसे केसीसी का लाभ मिले, इस दृष्टि में भी सरकार काम कर रही है। और 10,000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य लिया है और संगठन की निश्चित रूप से अपनी रचना भी बनी। और प्रधानमंत्री जी जैसा कि राष्ट्रीय कार्य समिति में भी विषय आया कि हमें किसानों को 10,000 एफपीओ बनाने हैं, और वो हम सब कार्यकर्ता मिलकर आने वाले समय के अंदर उसकी लागत को कम कैसे किया जाए, लागत कम हो, उसको ऋण की व्यवस्था हो जाए, और साथ ही उसको उन्नत किस्म का बीज मिले, और उसके भंडारण की व्यवस्था, और उसके बाद में उसको मार्केट की व्यवस्था कैसे की जाए, इस पर सरकार निश्चित रूप से काम कर रही है। और आने वाले समय के अंदर जो 10,000 एफपीओ बनेंगे उससे किसान अपनी फसल की बार्गेनिंग भी करेगा और उसकी रेट भी तय करेगा, और खुद पैकिंग करके और अपने उत्पादन को प्रोसेसिंग करके और समूह बनाकर वो बेचेगा, तो उससे निश्चित रूप से किसान को लाभ होगा। ये सारे नए रिफॉर्म जिस तरह से लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण था कि जो पुराने सिस्टम चल रहा था और उसके अंदर संशोधन करना और नए जो कानून है उनको लाने की आवश्यकता पड़ी। तो आज जो कृषि के कानून है उसमें जो महत्वपूर्ण 3 कृषि के कानून है उसके बारे में मैं जानकारी ये कहना चाहूंगा कि आज दिन तक जो किसान था उसको ये आजादी नहीं थी कि वो अपने उत्पादन को कहीं पर भी बेच सकता था। वो सिर्फ अपनी फसल को अपनी ही मंडी के अंदर बेच सकता था, जो उसके क्षेत्र की मंडी होती थी उसके बाहर नहीं बेच सकता था। और अब वो किसान अपनी मनचाही स्थान पर मनचाही व्यक्ति को और मनचाही रेट के ऊपर वो बेच सकता है। वो किसी दूसरे राज्य में भी बेच सकता है और दूसरे देश के अंदर भी बेच सकता है। इस बात की इस कानून से आजादी मिली है। पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, एक जो बोतल मेरे पास में ये बोतल भी है, तो ये बोतल बनाने वाली कंपनी कहीं पर भी बेच सकती है, उसको कोई रोकने वाला नहीं। एक सुई बनाने वाली है कंपनी, वो विश्व के किसी कोने में बेचे, लेकिन किसान को बेचने की आजादी नहीं थी। लेकिन इस कानून के माध्यम से अब देश का किसान अपनी फसल को अपनी रेट के ऊपर वो बेच सकता है। इस बात की आजादी इस कानून में मिली है। और वहीं पर मंडी परिधि के अंदर अगर वो बेच सकता है, उसके पास में दोनों विकल्प है। या तो वो अपनी जहां उसको अधिक रेट मिले, मंडी में अगर अधिक रेट मिलती है तो वहां पर बेच सकता है, और मंडी के बाहर अगर उसको अधिक रेट मिलती है तो वहां पर भी वो बेच सकता है। इस बात की उसको आजादी मिली है। मंडी परिधि के बाहर अगर वो उत्पादन को बेचता है तो उसके ऊपर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। मंडी परिधि के अंदर मंडी का टैक्स लगता है, लेकिन मंडी परिधि के बाहर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। तो ये एक एपीएमसी एक्ट के अंदर मैं कहूंगा कि किसान को इस बात की आजादी मिली कि वो अपनी फसल को बेच सकता है कहीं पर भी। और दूसरा जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग,
दूसरे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या है कि किसान को फसल बोने से पहले उसको रेट तय हो जाएगी कि उसको क्या रेट मिलनी है। आज तक जैसा कि हम देखते हैं किसान फसल बोता है उस समय रेट होती है अधिक। उदाहरण के तौर पर अगर कोई आलू हो या सेब हो या संतरा हो हम देखते हैं, या किन्नू है, जो भी फसल होती है जब किसान बोता है उस समय उसकी रेट होती है बहुत अधिक होती है, लेकिन जब फसल पकती है उस समय रेट घटकर नीचे आ जाती है और किसान को औने पौने भाव के अंदर बेचना पड़ता है। और अब जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से किसान अपनी मनचाही, अगर जो व्यापारी आएगा उस व्यापारी से जो एग्रीमेंट होगा 100 रुपए के स्टाम्प पर एग्रीमेंट होगा, और 100 रुपए के स्टाम्प पर जो एग्रीमेंट होगा उसके अंदर, जैसे उदाहरण के तौर पर किन्नू का मैं उदाहरण देता हूं, अगर किसान व्यापारी ने 100 रुपए के स्टाम्प पर एग्रीमेंट किया, 100 रुपए के 10 रुपए किलो के अंदर मैं किन्नू दूंगा, उदाहरण के तौर पर आप किसी भी फसल को मान सकते हो रेट का, और 10 रुपए की जगह अगर फसल पकी और फसल पकने के बाद में व्यापारी आएगा और अपनी फसल को लेके जाएगा और पैसा देके जाएगा। और उसमें यह भी है कि अगर उसके अंदर सिर्फ फसल का एग्रीमेंट होगा, जमीन का कोई प्रकार का किसी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं होगा, जमीन से संबंधित कोई शब्द का प्रयोग नहीं होगा, जो हमारी बटाई पर सिस्टम जो चलता है कि किसान के खेत में दूसरा किसान आकर खेती करता है या व्यापारी खेती करता है और उसको बटाई पर किसान खेत देता है, वो इस कानून में नहीं है। इस कानून में खेती किसान ही करेगा, व्यापारी तो जब फसल पकेगी तब आएगा और वो अपनी फसल को लेके जाएगा, इतना ही एग्रीमेंट होना, उस पर किसान के अतिरिक्त किसी का भी अधिकार खेत पर नहीं होगा। अब मान लो उसने सेब का, जैसे किन्नू का उदाहरण पे मैं कह रहा था, वो आएगा और उस समय अगर रेट मान लो घट गई और रेट घटकर रेट 5 रुपए हो गई मार्केट में, तो जो 10 रुपए में उसने एग्रीमेंट किया है तो 10 रुपए के हिसाब से उसको पैसा देना पड़ेगा, और अगर नहीं देगा तो उसके ऊपर 150% की पेनल्टी लगेगी। और अगर उसकी रेट बढ़ जाती है, रेट मान लो 15 रुपए हो गई या 20 रुपए मार्केट में हो गई, तो ऐसे समय में किसान स्वतंत्र है, बढ़ी हुई दर पर 20 रुपए में दूसरे व्यापारी को बेच सकता है, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। और अगर किसान अगर सौदे से मुकर जाएगा, मना कर देगा, तो उसके व्यापारी अगर मना कर देगा तो व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई होगी, और किसान अपनी फसल को किसी और को बढ़ी हुई दर पर बेच देगा तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। ये इस कानून में किया गया। वहीं दूसरी तरह अगर उसके बाद में कहीं पर विवाद हो जाता है, मान लो उसने एडवांस पैसा लिया है किसान ने, तो एडवांस पैसा उस व्यापारी को वापस देना पड़ेगा, क्योंकि उसने माल दूसरे व्यापारी को बेच दिया है। तो ऐसी स्थिति में दूसरा जो व्यापारी है, अगर वो कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जाकर कहेगा, अगर उसके बीच में कहीं एसडीएम 30 दिन में फैसला सुनाएगा और एसडीएम भी किसान से पूछेगा, किसान से इस बात को पूछेगा कि तुम ये जो एडवांस पैसे लिए हो वो वापस कैसे दोगे, और उसमें किसान कहेगा कि मैं इसको 6 महीने बाद में दूंगा, तो एसडीएम लाइन लिखेगा 6 महीने बाद में पैसा मिलेगा। वहीं अगर वो कहेगा नहीं मैं तो इसको 6 महीने की जगह 1 साल बाद में फसल पकेगी उस समय दूंगा, तो एसडीएम 1 साल लिख देगा। और उसके बाद में अगर वो कहेगा नहीं मैं तो किस्तों में दूंगा, तो किस्त पर लिख सकते, एसडीएम लिख देगा तुम्हें पैसा किस्तों के अंदर मिलेगा, और इसमें किसी प्रकार का ब्याज का प्रावधान नहीं है। एसडीएम उसके ऊपर ब्याज का 1 पैसा भी जोड़कर उसके ऊपर नहीं दे सकता, ये उसमें प्रावधान किया गया है। और उसके बावजूद भी अगर किसान पैसा नहीं भी देता है एडवांस दिया हुआ, तो भी इस कानून में यह प्रावधान नहीं है कि उसके खिलाफ एसडीएम कोई कानूनी कार्रवाई कर सकता है। अगर पैसे खा गया तो भी इस कानून में कोई प्रावधान नहीं है। फिर मेरे को बताओ, ये जो लोग कहते हैं कि जमीन चली जाएगी, जमीन कैसे चली जाएगी जब इस किसान के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई प्रावधान ही